नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। आप सभी ग्रेड सेकंड के एग्जामिनेशन से एकदम फ्री हो चुके हो और अपनी तैयारी को जांच रहे हो, परख रहे हो। बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम पहले अभ्यर्थी हैं जो ये देख रहे हैं कि 3 भर्तियां कंटिन्यूसली हमने जो अटैम्प्ट की हैं। दिसंबर के अंदर सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग को हमने देखा। उसके बाद में अब सितंबर में हम 5-7 महीने के गैप में ही सामान्य शिक्षा भर्ती परीक्षा को देख रहे हैं। उसके बाद 2026 में काफ़ी बड़ी भर्ती जो है 1000 के आसपास पदों के साथ हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूसली हम 5-6 महीने के अंतराल में निरंतर भर्तियों को देख रहे हैं। तो हम सबसे लकी पर्सन है। हमें 3-4 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा, वरना एक भर्ती को देखने के लिए 3-4 साल का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हर भर्ती से कुछ सीखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि असफलता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। असफलता का मतलब है कि आपकी जो सफलता जो है उसमें 2-4% का जो है आपने मेहनत की कमी रही, चाहे वो किसी भी एंगल से रही हो। एक ट्रायंगल होता है, बुक्स का, प्रैक्टिस का, टीचर्स का और स्टूडेंट का, सबका ट्रायंगल मिलकर काम करता है। एक चीज़ से काम नहीं होता। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर बुक में बंद रहेगा तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है। विद्यार्थी कितना भी अच्छा पढ़ ले, अगर टीचर जो है अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है तो भी कुछ नहीं है। तो हर चीज़ का एक मायना है बेटा। लेकिन फिर भी अच्छे से आपने पढ़ाई की, फिर कोई कमी रह गई तो हम उसको सुधार करेंगे, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि मैदान तुम्हारा है। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरा जो है आपके लिए वाई.के. मिश्रा, आपका जूलॉजी जो है अध्यापक है, उसके द्वारा ये मान लीजिए एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए। क्योंकि अभी मैदान जंग में हम हैं। एक ओवर में हमारे मान लो जो है विकेट गिर गया, लेकिन अगले ओवर्स हमारे पास ही हैं। सारे ओवर्स जो हैं उनमें हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जो है भगवान जो है अपने कर्म का रखता नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो उसका निश्चित रूप से आपको फल तो मिलेगा। अब बात करते हैं कि पेपर कैसा रहा। पेपर जो है बहुत ही जो लेंदी पेपर जो हम कह सकते हैं उतना भी नहीं था, लेकिन पेपर लेंदी था निश्चित रूप से। और जैसा हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं उससे अगर अलग पेपर आ जाता है, उससे अलावा पेपर आ जाता है, तो उसकी भी एक बड़ी समस्या रहती है। बच्चा उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं रह पाता। उसमें मतलब उसके दिमाग में चल रहा होता है कि सरल पेपर आएगा दिसंबर की तरह, और पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया तो उसको बस वहीं पर वो डिमोटिवेट हो गया। प्रश्न कैसे थे उन सब पर तो मैं विचार जो है आपके सभी अध्यापक गणों ने विचार रख दिए हैं। मैं जूलॉजी की अगर बात करूं तो देखते हैं हम कहाँ हमको सुधार करना चाहिए था, कहाँ चीज़ें पढ़नी चाहिए थी, और हमने क्या क्या चीज़ों को मिस कर दिया, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए थी। वो सारी चीज़ें जो है आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखो, सबसे पहला ही प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बाइल कंटेंट जो है यहाँ पर, बाइल कंटेंट्स ये यहाँ पर दे रखे हैं कि बाइल कंटेंट्स में ना पित्त में क्या होते हैं, पित्त किस चीज से बना होता है। तो देखो, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और पित्त वर्णक और फॉस्फोलिपिड, यानी बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट और फॉस्फोलिपिड, ये 4 ऐसे सब्सटेंस हैं जो पित्त को बनाते हैं। अब ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें चलना पड़ेगा। देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था। ये 6 दिसंबर की एग्जाम मतलब जो क्लास है आपकी, और हर बैच में लगभग ऐसा ही चलता है। तो मैंने एक बैच की उठाई है क्लास। यहाँ आप देख सकते हैं अपन इस बात को पढ़ा है बाइल जूस का संगठन कैसा है। तो कोलेस्ट्रॉल पहला ऑप्शन लिख रखा है, दूसरा ऑप्शन लेसिथिन लिख रखा है। मैं ओरिजिनल नाम लिखा है मैंने, लेकिन इसने फॉस्फोलिपिड दिया है जो कि काफी सरल है। लेसिथिन देता तो फिर भी सोचते, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है मैंने। बाइल साल्ट भी यहाँ पर दे रखा है और बाइल पिगमेंट। और शायद क्लास चलते चलते भी मैंने 1-2 बार बोला था कि यहाँ से सवाल आया था दिसंबर संस्कृत शिक्षा विभाग में, जिसमें से चौथे ऑप्शन से सवाल बनाया था। इस बार 1, 2, 3 और 5 यानी 5 ऑप्शन से सवाल बना दिया। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न था और ये आपने सोल्व कर दिया होगा, मुझे पता है ये प्रश्न कोई गलत नहीं करेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है तस्मानियन भेड़िया और भेड़िया दोनों उदाहरण किसके हैं, अभिसारी विकास के। वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ आर एग्जाम्पल। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये दोस्तों हमने कहाँ पढ़ा था, देखिए 5 मार्च की क्लास है, ये आपको दिख रही है। और इसमें इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था, अनुकूली विकिरण में पढ़ा रहा था आपको कि एक स्पीसीज जब मतलब डिफरेंट जगह पर फैल जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो ये अपसारी विकास है। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ही बहुत सारी जगह पर फैलकर अलग अलग प्रकार के जीव बन गए थे। तस्मानियन भेड़िया, बाघ, ये सब चीज़ है ना। लेकिन जब मैंने कहा था 2 अलग अलग जाति एक साथ रहने लग जाती हैं, तो वो अभिसारी जो है मतलब विकास होता है। और यहाँ आप देख सकते हो तस्मानियाई भेड़िया और भेड़िया दोनों साथ साथ रहने लगे, तो इनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। और आपके थ्योरी में मैंने लिखवा भी रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने बोल के लिखवा रखा है ये चीज़। देखिए ये अपने इवोल्यूशन के नोट्स हैं और इसमें अपन देख सकते हैं कि ये अपन ने कहाँ पर पढ़ा था। तो ये अपन डार्विन फिन्स वगैरह के बारे में बात की थी अपन ने। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो यहाँ लिख रखा है कि जब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में अनुकूली विकिरण होता है तो वह अपसारी उद्विकास को प्रदर्शित करता है। अनुकूली विकिरण तो अपसारी उद्विकास को प्रदर्शित करता है। और ये प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियाई शिशुधानी भेड़िया जो है और तस्मानियन भेड़िया, जब ये दोनों आप पास पास रहते हैं तो इनके बीच में जब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स तथा प्लेसेंटल मैमल्स
एक वातावरणीय दशा के में साथ साथ रहते हैं तो इनमें समान लक्षण प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसे अभिसारी उद्विकास को प्रदर्शित, मतलब यह अभिसारी उद्विकास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है क्लोनिंग वाहक यानी क्लोनिंग वेक्टर के ORI साइट जो होते हैं उनके विषय में निम्नलिखित में से जो कथन है उसको सही विकल्प को चुनिए। ORI एक अनुक्रम है जहां से प्रतिलिपिकरण प्रारंभ होता है और ORI एक अनुक्रम है जो DNA के कॉपी नंबर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। अब इसमें से देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, ORI एक अनुक्रम है जो कि प्रतिलिपिकरण जहां मतलब जो है प्रारंभ करता है, यहां से प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है ना। और दूसरा जो है वो DNA के कॉपी नंबर को नियंत्रित भी यही करता है कि कितना कॉपी नंबर होगा, इसको भी ये नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स हैं, इनमें अपन बात करें तो देखिए ये लिख रखा, ये क्लोनिंग वेक्टर एक आदर्श वेक्टर की पहचान, यह प्रतिकृतियन की मतलब क्षमता इसमें होनी चाहिए, इसमें अपनी स्वयं की ORI साइट उपस्थित होनी चाहिए जिससे वह प्रतिकृतियन की शुरुआत कर सके। मतलब यहाँ से शुरुआत करता है प्रतिकृतियन और ORI साइट बनाकर भी दिखाई थी। अब इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायोटेक्नोलॉजी से है। यहाँ पर एक एसेसन और एक रीजन दे रखा है। टैग पॉलीमरेज ताप स्थिर होते हैं और इसमें प्रूफ रीडिंग का अभाव होता है। टैग पॉलीमरेज में 3 से 5 जो 3 प्राइम है उससे और 5 प्राइम की तरफ एक्सोन्यूक्लियस क्रिया प्रारंभ होती है। दोस्तों अगर टैग पॉलीमरेज में 3 से 5 की तरफ एक्सोन्यूक्लियस क्रिया प्रारंभ होती तो ये प्रूफ रीडिंग करता। तो यहाँ तो दे रखा है इसमें प्रूफ रीडिंग का अभाव होता है, तो या तो ये कथन गलत है ये और ये वाला कथन गलत नहीं हो सकता क्योंकि टैग पॉलीमरेज ताप स्थिर है। ताप स्थिर होगा तभी तो वो थर्मोसाइक्लर मशीन में हाई टेम्परेचर पर काम कर पाएगा। तो टैग पॉलीमरेज ताप स्थिर तो होता है और उसमें प्रूफ रीडिंग का अभाव होता है, प्रूफ रीडिंग क्रिया का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है बेटा। तो यहाँ पर एक सही है और जो है मतलब ए सही है यानी असर्शन सही है और रीजन गलत है इसका। अब ये 26 दिसंबर की क्लास है ना जैव प्रौद्योगिकी की, और जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अपन ने ये PCR पढ़ी थी उस दिन, है ना। और PCR के अंदर साफ लिख रखा है टैग पॉलीमरेज जो है यूज फॉर स्मॉल DNA प्राप्त किया गया था थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, जो कि ताप प्रतिरोधी जीवाणु होता है। ये एंजाइम उच्च ताप परास पर भी काम कर सकते हैं, ये ताप प्रतिरोधी होते हैं, साफ साफ लिख रखा है। इसी स्टेटमेंट से ये प्रश्न जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है हृदय की धड़कन का उद्गम उसके संवहन का अनुक्रम है, यानी ऑरिजिन ऑफ द हार्ट बीट एंड सीक्वेंस ऑफ इट्स कंडक्शन इज, यानी ये बोल रखा है कि यहां से हृदय में जो धड़कन उत्पन्न होती है ऑरिजिन होता है वो कहां से कहां पर जाती है, उसका सीक्वेंस क्या होता है। इसमें एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, ये इसका सही आंसर है। अब इसको देखते हैं हमने कहां पढ़ा था। तो जब हम यहाँ पर जाते हैं छठे पार्ट में देखते हैं तो ये 2 जनवरी का लेक्चर है और इसके अंदर जब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है। ब्रेन से वेगस नर्व से होती हुई जो मैसेज है वो यहाँ पर पहुँचता है। फिर यहाँ एसए नोड, एबी नोड, इन पे इंपल्स उत्पन्न होते हैं। एसए नोड से एबी नोड से एबी बंडल वगैरह। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जो नीचे लाइन लिखी है हृदय में सूचना प्रवाह का क्रम, एसए नोड, एबी बंडल जिसमें लेफ्ट और राइट ब्रांच होती है जो टोटल बंडल ऑफ हिज कहलाता है, और इसके अलावा पुरकिंजे फाइबर। उसके बाद पेशीय जो हृदय पेशीय कार्डियक मसल्स है उसमें जाता है मैसेज। और यहाँ देखिए मैंने कलर भी चेंज किया है। ये कलर जो है ये बताता है कि भाई यहाँ तक प्रश्न आने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन में ये ब्लैक कलर वाले ही ऑप्शन में छपे हैं, एसए नोड, एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर। एबी बंडल ऑफ हिज भी कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ऐसे कैसे 4 ऑप्शन बने आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है विदलन में के बारे में असत्य कथन है। तो दोस्तों विदलन को अच्छे से पढ़ना था आपको क्योंकि विदलन जो है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी पूछा गया था। विदलन के बारे में असत्य कथन है मेंढक में पूर्णभंजी असमान विदलन होता है। अच्छे से पढ़ लीजिए, मेंढक में पूर्णभंजी असमान विदलन होता है। और जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर देखते हैं तो वहां पर अपन को विदलन के जो मैंने 7वें देखो 20 फरवरी के लेक्चर है, इसमें मैंने विदलन के प्रकार पढ़ाए हैं। पूर्णभंजी यानी होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और इसके अंदर मैंने बताया था मेंढक असमान पूर्णभंजी और समान पूर्णभंजी। समान पूर्णभंजी तो किसमें होते हैं, हर्डमानिया, मेटाथेरियन मैमल्स, यूथेरियन मैमल्स। और असमान पूर्णभंजी किसमें होते हैं, अनइक्वल होलोब्लास्टिक मोलस्का में, निम्न श्रेणी की मछलियों में, उभयचर। अब उभयचर में ही तो मेंढक आ गया, उभयचर के अंदर ही मेंढक आता है। तो पूर्णभंजी असमान पूर्णभंजी विदलन जो होता है वो किसके अंदर होता है, मेंढक के अंदर होता है। यानी हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मेंढक में पूर्णभंजी असमान विदलन होता है यानी होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज इन फ्रॉग। तो आप देख सकते हैं असमान यानी अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इन फ्रॉग यानी मेंढक, उभयचर। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है जी, तीव्र DNA प्रतिकृतियन होता है, बिना वृद्धि के कोशिका विभाजन होता है।
और इसके लिए जब आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में जब क्लीवेज की परिभाषा लिखवाई है तो मैंने बताया था सामान्य विभाजन में सेल जो है ग्रोथ करती है, उसके बाद सेल जो है डिवीजन होता है, लेकिन विदलन के अंदर ग्रोथ अवस्था एब्सेंट होती है, यानी यहाँ पर जीवन और एस अवस्था एब्सेंट हो जाती है। और यहाँ देख लीजिए आप, प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है अमाउंट तो बढ़ रहा है, यानी डीएनए का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल का डिवीजन जो है वो कंटिन्यूसली होता जा रहा है और रैपिड सेल डिवीजन होता है, यानी तीव्र गति से सेल डिवीजन होता है। और इसके अलावा ग्रोथ सेल एब्सेंट मतलब ग्रोथ स्टेज एब्सेंट होती है, जीवन और G2 अवस्था। तो ये लिख रखा है थ्योरी में, आप थ्योरी जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो इसका मतलब अपना ये भी सही है, तीव्र गति से डीएनए प्रतिकृतियां होता है, बिना वृद्धि के कोशिका विभाजन होता है। प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तो विभाजन होने के बाद तो कोशिका में वृद्धि होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चूजे में सतही अंशभंजी विदलन होता है, यानी सरफेसियल जो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इन चिक, ये पूछा है। और ये जो होता है वो होता है इंसेक्ट्स में, चूजे में नहीं होता। इसका मतलब यही गलत है, तीनों सही हैं तो ये गलत हो गया अपने आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है। तो देखिए टॉर्नेरिया लार्वा विदलन सर्पिलो निराधारी, और इसके अलावा बाइपिनेरिया लार्वा मुख्य ब्लास्टोपोर से और ब्लास्टोपोर के अग्र सिरे से बनता है। ये 3-4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पर दोस्तों टॉर्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है बेटा वो होता है आपके किसमें, हेमिकोर्डेटा के अंदर, और बाइपिनेरिया लार्वा आपका होता है इकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो ये दोनों लार्वा जो हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। और साथ में इसके अलावा जो है ये मुख्य ब्लास्टोपोर से ड्यूटेरोस्टोम में नहीं बनता, मुख्य ब्लास्टोपोर से ड्यूटेरोस्टोम में नहीं बनता। ये अपन ने पढ़ाया हुआ भी है आपको, एक बार आप देख लीजिए। अगर हम बात करें तो एक बार देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लास्टोपोर, यहां पर अपन बात करते हैं प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट। अब यहां पर आराम से प्रश्न हो जाता है, अगर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, इन तीनों को ही क्या कहते हैं अपन, ड्यूटेरोस्टोमिया। और इन तीनों के अंदर ब्लास्टोपोर से पहले गुदा बनता है, बाद में मुंह बनता है अन्य किसी संरचना से। तो गुदा तो यहां दे नहीं रखा, पहले मुंह दे रखा है, तो वो तो प्रश्न, वो ऑप्शन गलत था। अब अपन को देखना है कि ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इनके लार्वा जो है वो यहां पर दोस्तों अपन को यहां पर देखने हैं कि इनके अगर कोई भी चीज इनके बारे में दे रखी है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, तो अपना वो सही होगा। और यहां पर दोस्तों जो दे रखा है आपके पास, जो आपके पास दे रखा है टॉर्नेरिया लार्वा, ये इकाइनोडर्मेटा का है, सॉरी ये टॉर्नेरिया लार्वा ये आपका हेमिकोर्डेटा का है, और बाइपिनेरिया लार्वा जो है आपका किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है। अब इस चीज को भी अपन देख लेते हैं कि ये हमने कहां पढ़ा था। ये देखिए फाइलम हेमिकोर्डेटा जो है, इसके अंदर अपन ने लिखा हुआ है लार्वा टॉर्नेरिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है। एक तो इकाइनोडर्मेटा आ रहा है और एक हेमिकोर्डेटा, दोनों आ रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंदर भी स्टारफिश होती है, उसका लार्वा होता है बाइपिनेरिया। तो यहाँ पर स्टारफिश भी अपन ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ जो ये प्रश्न बनाया गया है वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत दिमाग से ये प्रश्न बनाया गया है। आप सोचो क्या स्तर हो सकता है किसी चीज का। ये देखो स्टारफिश वगैरह जो हम पढ़ते हैं, इनमें लार्वा पाया जाता है बाइपिनेरिया लार्वा। अब सोचो यहाँ पर कितना अच्छे लेवल का, कितना घुमाकर प्रश्न बनाया है। एक चीज कहां से उठाइए, एक चीज कहां से उठाइए, एक चीज कहां से उठाइए, ऐसे करके तीनों चीज उठाकर यहाँ पर सवाल बनाया है। तो आपके पास जो है ए और सी जो है वो बिल्कुल सही था, क्योंकि ए और सी जिन मतलब ड्यूटेरोस्टोमिया से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जिन चीजों से में ए और सी मतलब टॉर्नेरिया लार्वा और बाइपिनेरिया लार्वा पाए जाते हैं वो है इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। और तीन ही फाइलम ड्यूटेरोस्टोमिया में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है बाकायदा, आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं। ये देखो ये लिखा रखा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, और प्लेटी से लेकर मोलस्का तक प्रोटोस्टोमिया। एक प्रश्न ये था, नर लाख कीट के श्रवण में मुख्य रूप से भाग नहीं लेता, नर का जीवन काल छोटा होता है और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक एसेसन और एक रीजन दे रखा है। तो यहाँ पर तो ये जो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स में से सवाल आया है, और यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, यानी नर का जीवन काल छोटा होता है इसलिए वो लाख का इतना श्रवण नहीं कर सकता है ना। तो ये बात एकदम सही है दोनों। फिर एक प्यारा सा सवाल आता है, आधुनिक साइक्लोस्टोम्स को सम्मिलित किया गया है यूकोर्डेटा, क्रेनिएटा और एग्नाथा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था एनिमल टैक्सोनॉमी की जो क्लास थी 26 मार्च की, आप अलग अलग बैचों में अलग अलग थी। तो आप देख सकते हैं फाइलम कोर्डेटा को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोकोर्डेटा और यूकोर्डेटा। अब यूकोर्डेटा वो होते हैं जिनमें क्रेनियल बॉक्स नहीं मतलब उपस्थित होता है, और प्रोटोकोर्डेटा वो होते हैं जिनमें क्रेनियल बॉक्स अनुपस्थित होता है, यानी कपाल अनुपस्थित, कपाल उपस्थित, साफ साफ लिख रखा है। तो यूकोर्डेटा के अंदर दोस्तों यहाँ पर आता है हमारे पास क्या,
यूकोर्डेटा को आगे जाकर मैंने और क्लासिफाइड किया स्टार लगाकर। यूकोर्डेटा वर्टिब्रेटा के अंदर बांटा गया है, और ये यहाँ से अपन ने बात की है एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, ये दो भाग बांटे हैं इसके। और फिर उसके बाद में एग्नेथा में वो आते हैं जो जबड़ा रहित हैं, और इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा। और अपन ने जो यहाँ पर बात की है वो किसकी की है, साइक्लोस्टॉम्स की बात की है, यानी चक्रमुखा, जिनका मुंह गोल होता है, जिनको जोलैस फिश भी कहते हैं, जिनको फॉल्स फिश भी कहते हैं। ये यूकोर्डेटा में है, और यूकोर्डेटा को ही क्रेनिएटा कहते हैं, और इसी के अंदर आता है एग्नेथा। तो आप खुद देख सकते हैं, यूकोर्डेटा को ही क्रेनिएटा कहते हैं, और इसी के अंदर आता है दोस्तों यहाँ पर आगे चलकर एग्नेथा, जिनके अंदर मुंह नहीं होता, उसके अंदर लिख रखा है साइक्लोस्टोमेटा, चक्रमुखा। और मैंने तो एक क्लास और भी लिखवाई थी ऑस्ट्रेकोडर्मी मेरी तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, सिग्मोइड वृद्धि चक्र के लिए किस चरण के दौरान सापेक्ष वृद्धि दर RGR जो होती है वो सबसे अधिक होती है, लॉग डिसलेक्शन प्रावस्था या फिर लैग प्रावस्था या स्टेशनरी प्रावस्था। तो बेटा कई बच्चे तो यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि ये प्रश्न आ कहाँ से गया, ये अपन ने करवाया हुआ है, ये प्रश्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रश्न है। आप सोचो कहाँ से प्रश्न पूछा है जहाँ सोच भी नहीं सकते अपन, और फिर भी अपन ने उस चीज को यहाँ पर डिस्कस किया है। एक बार देखते हैं कहाँ डिस्कस किया। तो आप देख सकते हैं ये 15 तारीख की क्लास, मतलब 15 ये जैव प्रौद्योगिकी 27 दिसंबर की क्लास है, और इसके अंदर अपन ने यहाँ पर पीसीआर के अनुप्रयोग वगैरह सब किए थे। बायो रिएक्टर्स पढ़े थे। बायो रिएक्टर में 2 रिएक्टर हमने पढ़े थे, एक तो जो मतलब बायो रिएक्टर बोल दो या मतलब इनको बोल सकते हैं बैच फर्मेंटर और कंटिन्यूअस फर्मेंटर। ये तो पूरा बैच बनाकर एक बार में निकालता है, और ये कंटिन्यूअस फर्मेंटर है, इधर से बैक्टीरिया प्रवेश करते रहते हैं और इधर से निकलते रहते हैं। तो इसमें एक फायदा है कि इसमें डेड फेज नहीं आती, इसके अंदर स्टेशनरी फेज नहीं आती, इसके अंदर लैग और लॉग फेज आती है, इसके अंदर लैग लॉग डेड स्टेशनरी चारों फेज आती है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका ग्राफ अपने बना रखा है, देखो लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, फिर डेड फेज। यहां पर भी लैग फेज, लॉग फेज, तो इन दोनों में ही आप साफ देख सकते हो लैग में स्टार्ट होता है ग्रोथ, और लॉग में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, लॉग में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। स्टेशनरी में स्टेशनरी मतलब एकदम स्थिर हो जाती है ग्रोथ, और फिर धीरे धीरे मरने लग जाते हैं बैक्टीरिया। तो ये आप खुद देख सकते हो लॉग फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। लिखवाया हुआ है, वक्र बनवाकर समझाया हुआ है, और जे शेप वक्र बनता है ये भी बता रखा है। जे शेप वक्र के लिए पूछ रहा है तो लॉग शेप बोल दो आप इसको आराम से, मतलब लॉग बोल दो। एस शेप के लिए पूछे तो भी लॉग बोल दो। दोनों में लॉग अवस्था ही सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है ना। इसमें होस्ट की ग्रोथ निरंतर चलती रहती है। इसमें होस्ट की ग्रोथ कंप्लीट ग्रोथ के लिए बाद फर्मेंटर खाली किया जाता है, जिससे होस्ट में नया बैच तैयार किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों चीजें पढ़ी हैं। ये पूछ रहा है सिग्मोइड कर्व के लिए, और सिग्मोइड कर्व की बात करें तो यहाँ पर एक सेकंड, सिग्मोइड कर्व की बात करें तो ये सिग्मोइड कर्व है, एस शेप कर्व होता है जिसको सिग्मोइड कहते हैं, है ना, और इसको बोलते हैं अपन जे शेप कर्व। तो सिग्मोइड कर्व के लिए अगर हम देखें या फिर अपन जे शेप कर्व के लिए देखें, दोनों के लिए ही आपके लॉग फेज जो है सबसे ग्रोथ वाली फेज होती है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रिस्ट्रिक्शन नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा विखंडित होने से बचाता है। तो दोस्तों ये डीएनए की कैंची जो जिनको कहते हैं अपन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उनकी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी डीएनए को कट कर देते हैं, लेकिन वो खुद के डीएनए को, जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए को कट नहीं करते, क्योंकि वहां पर एक मिथाइलेज नाम का एंजाइम होता है, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम भी बोल सकते हैं उसको, वो वहां पर मिथाइलेशन करता रहता है, जिससे कि खुद का डीएनए सेफ रहता है और बाहर का कोई डीएनए आता है वायरल डीएनए उसको कट कर देता है। इस बात को हमने कहां पढ़ा था, देखते हैं, इसको डिटेल में भी अपन ने पढ़ा था। देखिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आर्बर ने मतलब यहाँ पर सबसे पहले खोज की थी, वो सारी बातें यहाँ पर पढ़ा रखी हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है ये बैक्टीरियोफेज है जो कि अपना डीएनए डाल रहा है, ये सारी चीजें, ये एक बैक्टीरिया तो ये है जो कि मतलब मर गए यहाँ पर, और बहुत सारे और बैक्टीरियोफेज बन बनकर निकल रहे हैं, और ये होस्ट बैक्टीरिया मर गया। लेकिन यहाँ ये वाला बैक्टीरिया अपने आप को सेव कर चुका है, क्योंकि यहाँ मिथाइलेज एंजाइम है, और मिथाइलेज एंजाइम जैसे ही ये डीएनए अंदर डालता है, डीएनए की कैंची जो होती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो तो इसको कट कर देती है, और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इस वाले डीएनए को कट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके साथ मिथाइलेशन निरंतर हो रहा है जो कि मिथाइलेज एंजाइम कर रहा है। तो बैक्टीरिया विद सेल्फ डिफेंस एंजाइम लाइक RE मिथाइलेज। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके है कि एक प्लेसेंटा जो है का वह प्रकार बताइए जिसमें गर्भाशयी उपकला गर्भाशयी संयोजी ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो गर्भाशय का एपिथेलियम टिश्यू जो है वो और उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तथा कोरियोनिक उपकला मात्रक रक्तवाहिका की एंडोथीलियम से संपर्कित रहती है, उसका नाम क्या है। तो देखो ये प्रश्न में ही आंसर है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा गौर करता तो एंडोथीलियम से संपर्कित रहती है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा। लेकिन फिर भी उसने देखो कोरियोनिक उपकला जो है उसमें से कोरियोन लिया है, और इसके अलावा एंडोथीलियम से एंडोथीलियो, तो एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा यहाँ पर सही होगा। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं कहाँ पढ़ा हमने,
ये दोस्तों अपन ने पढ़ा था एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, जिसमें अपन बहुत सारे प्रकार पढ़े थे अपन ने। इनमें से एक प्रकार था हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ प्लेसेंटा, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, हीमोकोरियल प्लेसेंटा। इसके अलावा अपन ने बात की सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा और एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। ये यहाँ पर है फॉर फिटल बैरियर वाली प्लेसेंटा। इसकी थ्योरी आप जाकर पढ़ना, ये मैंने पूरा लिखवाया हुआ है। और ये जो है आपके यहाँ पर प्रश्न आ गया है। और पिछली बार जो आया था वो आया था, देखिए जोनरी प्लेसेंटा वाला भी अपन ने यहाँ पर जो दिसंबर के अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछा गया था, वो भी यहाँ पर लिखाया हुआ है। जोनरी प्लेसेंटा जो है कार्निवोरस में पाई जाती है, जैसे कैट एंड डॉग। तो ये आप देख सकते हैं कि लगभग सारी चीज़ें जो है करवाई हुई है आपको। बस ये है कि थोड़ा सा प्रश्न जो है वो घुमा फिरा कर पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ी समस्या बच्चों को फेस करनी पड़ी है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा है कि ऑर्थोपोडा में पाई जाने वाली विशेषता आपको बतानी है जो केवल ऑर्थोपोडा में पाई जाती है। तो यहाँ पर साइजोसिलोम, द्विपार्श्वीय समिति, प्रोटोस्टोमिया और काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल है वो यहाँ पर सही होगा। और ये देख लेते हैं अपन, साइजोसिलोम, बाइलेटरल सिमेट्री, प्रोटोस्टोमिया, काइटिनस स्केलेटन। तो ये तो सबको पता है कि काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, क्योंकि ऑर्थोपोडा में आते हैं कॉकरोच वगैरह, इनमें काइटिन वाले ही कवच पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था देखते हैं। देखिए ये अपन ने पढ़ा था ऑर्थोपोडा संघ के अंदर। ऑर्थोपोडा के अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर ये सबसे बड़ा फाइलम है, 70% जंतु इसी में है सारे। इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, यूसिलोमेट होते हैं, और साइजोसिलोम यहाँ पर ये इनके अंदर होती है प्रेगुआ। देखो एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इनमें होती है साइजोसिलोम, और काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा इनमें होती है एंटेरोसिलोम। तो ये तो वैसे ही याद था आपको। इसके अलावा देखो यहाँ साफ लिख रखा है, ऑर्थोपोडा के सदस्यों में बाह्य आवरण काइटिन से बना होता है, कठोर आवरण के रूप में। और ये 25 मार्च की क्लास है, आप देख सकते हैं 25 मार्च की क्लास है। और यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन तो मिल गए आपको, बाइलेटरल सिमेट्री, यूसिलोमेट, साइजोसिलोमेट और बाह्य आवरण काइटिन के बने होते हैं। तो यहाँ पर काइटिन के बाह्य आवरण, द्विपार्श्वीय समिति, साइजोसिलोम, ये तो 3 मिल गए। प्रोटोस्टोमिया की भी बात करें तो ये भी अपन ने ये शुरुआत में ही पढ़ लिया था। ये अपन ने शुरुआत में कहाँ पढ़ा था, देखिए जब अपन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा था इसको। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। ड्यूटेरोस्टोम से भी एक सवाल आ चुका है इस बार, और प्रोटोस्टोम से भी एक सवाल आ चुका है। प्रोटोस्टोम में जिसमें पहले मुंह बनता है और इसमें पहले गुदा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का ये सारे आते हैं यहाँ पर। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। तो ऑर्थोपोडा यहाँ पर प्रोटोस्टोम में आता है, यानी ये भी अपना चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर अपन ने लिखा हुआ है। ये तो स्लाइड से ही बता रहा हूँ मैं आपको सारी चीजें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यानी यहाँ पर जो है पट्टीय वृक्क बहिर्वृक्कीय होते हैं, यानी वृक्क से बाहर खुलते हैं, मतलब एक्सोनेफ्रिक होते हैं। या फिर जो होते हैं इंटेगुमेंट्री जो वृक्कक होते हैं यानी नेफ्रिडिया होते हैं, वो एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। या ग्रसनीय वृक्कक वृक्कीय होते हैं यानी एक्सोनेफ्रिक होते हैं। या अध्यावरणीय यानी इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया फॉर्म्स फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। तो ये कई चीजें पूछी है आपसे, तो यहाँ पर आपसे चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं वो काफी संख्या में होते हैं, तो उसको इसने नेफ्रिडिया के जंगल बोल दिया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हमने देखते हैं कहाँ पढ़ा था, इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, सेप्टा नेफ्रिडिया, ये कहाँ पढ़े थे। तो देख लीजिए ये 19 अप्रैल के आसपास की स्लाइड है, और इसके अंदर अपन ने बात की थी रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में हमने इसको कहाँ डिस्कस किया था, देखिए ये केचुआ है, और केचुए के अंदर पिछली बार सवाल आ चुका है, इस बार दोबारा से सवाल आ गया है। देखो ये फियोसोम्स वाला सवाल आया था दिसंबर के अंदर। हाँ ये रहे अपने नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया के अंदर अपने देखा था कि जो है यूरिया एलिमिनेशन वगैरह होता है, ये सारा। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया देखो ये लिख रखा, ओपन इन द बॉडी वॉल एंड सेगमेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर शो कर रखी हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया, फेरेंजियल नेफ्रिडिया, सब नेफ्रिडिया पढ़ाए हुए हैं। तो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया से सवाल था, ये बहुत सारी संख्या में होते हैं, इसलिए इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है नेफ्रिडिया के जंगल जैसा बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है। तो ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपन ने जब हाइपोथैलेमस पढ़ा था तो उसमें पहले ही लाइन में लिख रखा है यह मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि मरोड़ पड़ना किस विटामिन की अल्पता के कारण होता है। तो ये पायरोडॉक्सिन यानी विटामिन B6 के कारण होता है, ये तो वैसे भी आप कर देते हैं आराम से। एक प्रश्न ये था जिसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के सवाल यहाँ पर यह पूछा है, रेशम कीट में कौन सा रोग उसके रोग कारक से सम्मिलित नहीं है। ये सारे जो है मैगोट कीट के साथ, पेब्राइन, प्रोटोजोआ के साथ, ये सब सम्मिलित हैं, लेकिन ये पॉलीहाइड्रोसिस जो होता है, पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, जबकि वायरस से संबंधित है, लेकिन यहाँ कवक लिख रखा है, तो ये गलत है। ये प्रश्न थोड़ा सा टफ था, और मतलब ऐसे मतलब अपन जूलॉजिकल इंपोर्टेंस में रोग वगैरह नहीं पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पर ये सवाल आ गया, तो अगली बार से ध्यान रखना हमको वाजिब बनता है। एक प्रश्न ये था, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को बढ़ावा देती है। कम
ऑक्सीजन तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लवणों की अनुपस्थिति की तुलना में उसकी उपस्थिति में अधिक तेजी से वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि, अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन ज्यादा होगा। ये बात क्या सही है क्या? तो ये हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन के अंदर। श्वसन तंत्र की क्लास है, 4 फरवरी की क्लास है। इसमें देखिए आप, ये आपको मैंने पढ़ाए थे जो है राइट शिफ्टिंग कर्व, बोर इफेक्ट। यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन अनफेवरेबल कंडीशन है नियर द टिश्यू। 50 वैल्यू होती है, P50 की वैल्यू यहाँ पर अधिक होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, CO2 की अधिकता होती है, H+ आयन की अधिकता। ये सवाल यहाँ से आया, देखो H+ आयन की अधिकता से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन है, वो अधिक होगा। अगर यहाँ पर अपन कहें तो H+ आयन जो है उसकी अधिकता होती है तब, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एसोसिएशन कब होता है, जुड़ाव कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं। ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई। तो ये पहला जो अपना ये स्टेटमेंट है वो सही है। और कुछ लवण है यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन को स्टेबल भी कर देते हैं, कुछ इसको बढ़ा भी देते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। कम ऑक्सीजन तनाव पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन लवणों की अनुपस्थिति की तुलना में उसकी उपस्थिति में अधिक तेजी से वियोजित होता है। तो दोस्तों लवण जो होते हैं ना भाई, तनाव तो चलो ठीक है, टेंशन की तो बात मान ली, लेकिन लवण तो कोई फिक्स लवण तो बताया नहीं अपन को, क्लोराइड लवण है या 2,3 बिसफास्फोग्लिसरेट है या फिर कौन सा है, वो तो अपन को बताया नहीं यहाँ पर। और बताया नहीं तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ हम कह नहीं सकते कि वो स्टेबल करेगा या क्या करेगा, इसलिए कथन बी जो है वो गलत है। स्टेबल भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, कुछ पता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का उपयोग किया जाता है, इसके लिए रक्षा आसंजन के लिए किया जाता है। अब इसको अपन ने कहाँ पढ़ा था वो देखते हैं अपन। दोस्तों ये अपन ने पढ़ा था, देखिए ट्राइकोसिस्ट जो छड़ समान संरचना होती है, ये केवल एक्टोप्लाज्म में पाई जाती है और इनकी संरचना का निर्माण ट्राइकाइनिन प्रोटीन से होता है। ये आक्रमण, सुरक्षा और आधार से चिपकने में सहायता करते हैं पैरामीशियम के अंदर। आप देख पा रहे हैं पैरामीशियम, जिनको अपन क्या बोलते हैं, स्लीपर जंतुक बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में से है। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न जो है अपना, ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए निम्न में से कौन से वायरस क्लोनिंग वाहक के रूप में काम नहीं आते? तो एडिनो एसोसिएटेड वायरस, SV वायरस, SV40 वैक्यूलो वायरस, जेमिनी वायरस। तो यहाँ जेमिनी वायरस यहाँ पर गलत होगा। और ये जो है बेटा, ये प्रश्न जो है एक तरह से ये हमने नहीं पढ़ाया, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड वाला प्रश्न था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपन से 95%, 80% प्रश्न आते हैं अपने, और अपन को इतनी मेरिट तो जाने वाली नहीं है। अगर सब सब्जेक्ट में 70%, 80% प्रश्न मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट होती है, क्योंकि इतना टफ पेपर होने के बाद भी 90% पेपर जो है आपने पढ़ाए हुए में से मैंने आपको मिलवाया है। एक एक प्रश्न जो है आपके जो है अच्छे से मैंने आपको डिस्कस किया है।